हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकनॉमी जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था। देखिए, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या था? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लो था और प्रोडक्टिविटी भी कैसी आ रही थी? बिल्कुल लो आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड था वो बहुत ज़्यादा लो था। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर भी लोगों को फोर्स किया जा रहा था। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, जो ओनर्स थे सॉइल के और जो टिलर्स थे, ठीक है, उनके बीच में गल्फ बनती जा रही थी, खाई बनती जा रही थी धीरे धीरे। सब्सिस्टेंस आउटलुक, मतलब कि एक तरीके से लोग पहले अपने लिए फसलें उगाया करते थे, किसान लोग, ठीक है। उससे लोगों को बोला जा रहा था, ब्रिटिशर्स बोल रहे थे क्या करने के लिए? मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन करो और उसको बेचो। सब्सिस्टेंस आउटलुक में ये था, मतलब उनका आउटलुक चेंज किया जा रहा था, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं, ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर तो कोई, मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की जा रही थी कि उस सेक्टर के अंदर भी किसी इंसान की ग्रो हो पाए या वो सेक्टर खुद से ग्रो कर पाए। स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, मतलब कि पोर्शन ही लोगों को बहुत कम कम मिला हुआ था। अब हम इनको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा सबसे, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो हमारा प्रोडक्शन था वो टोटल आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी लैंड के अकॉर्डिंग कैसा था, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी थी? बहुत ज़्यादा लो थी, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो लेवल पे दिखाई दे रहे थे। जब हम चीज़ों का प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? मतलब हम फसलें ही नहीं उगाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी, फसलें निकल कर कहाँ से आएंगी? ठीक है, ये वो था। और इसी वजह से, मतलब फार्मर्स हो गए, टिलर्स ऑफ द सॉइल हो गए, उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था। मतलब कि लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का रीज़न पहला तो ये था कि हमारे पास पर हेक्टेयर ऑफ लैंड बहुत लो था, ठीक है। दूसरा हमारे पास रीज़न ये है कि प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ रही थी। तीसरा हमारे पास रीज़न ये है कि फार्मर्स के पास, या टिलर्स थे जो भी सॉइल के, उनके पास क्या नहीं था? उनके पास ऐसे साधन ही नहीं थे कि वो प्रोडक्शन कर पाएँ या प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ या प्रोडक्टिविटी ला पाएँ। मतलब उनके पास मीन्स ही नहीं थे। अवेलेबिलिटी मीन्स की कैसी थी? बिल्कुल, साधनों की कैसी थी? बिल्कुल कम थी, ठीक है। जिसकी वजह से वो ढंग से प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे थे, और जब प्रोडक्शन नहीं होता तो प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आती है। फिर आता है हमारा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या था? कि एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर लोगों को शिफ्ट करना, सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से कैश क्रॉप का कल्टीवेशन। सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन का मतलब, जो फार्मर्स पहले अपने लिए अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन किया करते थे, कभी बेचने के पर्पज़ से प्रोडक्शन नहीं किया करते थे, अब उनको बोला जा रहा था कि तुम सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से किस में शिफ्ट करो? कैश क्रॉप्स के कल्टीवेशन में शिफ्ट करो, मतलब उनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट करो। उनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो, कमर्शियल क्रॉप्स को क्या करो? प्रोड्यूस करो, कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो, ठीक है। जैसे कि फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था, किसको प्रोड्यूस करने के लिए? इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटेन में, उनको ज़रूरत हुआ करती थी इंडिगो की, किसके लिए? डाई करने के लिए, ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल को, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ही तो कर रहे थे सब कुछ। तो ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे? कि ये हम इनसे ले पाएँ किस तरीके से? ये सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन तो करते हैं, जिसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी बोल सकते हैं। ये लोग फार्मर्स इंडिया के सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, क्यों ना इनकी फार्मिंग को कैश क्रॉप्स में शिफ्ट कर दिया जाए,
ठीक है, हमारे लिए ये फसलें उगाएँ जिसके लिए हम इनको ज़्यादा प्राइस देंगे और फिर उसका इस्तेमाल हम अपने काम के लिए करेंगे, ठीक है? और फार्मर्स को ये भी बोला गया था कि उनको ऐसा करने के लिए अच्छा खासा पैसा भी दिया जाएगा, बट लेकिन अगर फार्मर्स हमारे ये चीज़ करते या करेंगे तो क्या होता है, इससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है एक वक्त के बाद, जिसकी वजह से फार्मर्स उनकी ज़मीनें कैसी हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी। इसलिए फार्मर्स भी अग्री नहीं हो रहे थे, बट लेकिन उनको ऐसा फोर्स किया जा रहा था, किसके लिए, उनका जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन था उसको शिफ्ट किया जा रहा था कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, जिसके अंदर इंडिगो वगैरह उनको ग्रो करने के लिए बोला जा रहा था, प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा था, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे भी दिए जा रहे थे ताकि वो इनको ग्रो करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है। तीसरा था हमारा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम उन्होंने ऐसा बना दिया जिसकी वजह से पूरे फार्मर्स सभी क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉयट हो रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक यूनिक अलग तरीके का लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर तीन तरह का ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, और जो सॉइल के ओनर्स हैं उनके बीच में, और जो टिलर्स हैं सॉइल के उनके बीच में, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था बंगाल की 10 प्रेसिडेंसीज़ के अंदर, मतलब हमारे इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, ठीक। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है, मतलब आपको लैंड सेटलमेंट सिस्टम समझना है तो हमें इसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ज़मींदारी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है जो कि मिडल मैन जिसके अंदर होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं जिनको ज़मींदार कहा जाता है, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमें, हाँ, उन्होंने बिठा दिए बीच में, ज़मींदार्स को बोला कि हमको जो भी आपके किसान हैं, मतलब किसानों से किसान क्या करेंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे और जितना भी पैसा आएगा उसका 10% या आप कितना भी परसेंट लगा लो, जाए जैसे कि 60% या 50% आपको वो हमें देना है, ठीक है। और वो देना ही देना है किसी भी कंडीशन में, अगर क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है तब भी और नहीं हो रहा है तब भी, आपको दोनों कंडीशन में उनसे लाके वो देना है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट पीजेंट से, फार्मर से नहीं डीलिंग करती थी, वो इन मिडिल मैन्स का सहारा लेती थी जो कि ज़मींदार हुआ करते थे, ठीक है। तो ज़मींदार ने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक परसेंटेज बोल दिया फार्मर्स को, बेशक चाहे आपका प्रोडक्शन हो क्रॉप्स का, चाहे ना हो प्रोडक्शन, बट लेकिन आपको इतना अमाउंट पे करना ही करना है, जिसको कि लगान भी बोला जाता है, जिसे लगान बोला जाता है। और इसके अंदर फार्मर्स को और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था हर कंडीशन में, ठीक है। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने 60% जो रेट डिसाइड किया है उससे ज़्यादा भी ज़मींदार अगर उनसे चार्ज करेंगे फार्मर्स से तो उन्हें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका जो फिक्स्ड रेट है उन तक वो पहुंचना चाहिए। उसके अलावा अगर ज़मींदार अपने लिए भी कुछ परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उन्हें कोई इशू नहीं था। ये था ज़मींदारी सिस्टम जो कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये बहुत एक्सप्लॉइट करने वाला था फार्मर्स को, मतलब फार्मर्स इसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहे थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि इसमें ये था कि जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो ज़मींदार हुआ करते थे, उन्होंने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। मतलब उन्होंने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस चीज़ में, ठीक है। और कुछ ऐसे इरिगेशन के साधन, परमानेंट मीन्स, उनका तो दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। मतलब कि आप ये लगा लो कि अगर अगर बारिश नहीं हुई तो सारी फसलें ख़राब हो जाएंगी, इतनी डिपेंडेंसी थी हमारी किसके ऊपर, मतलब कि
कोई मीन्स ही नहीं थे हमारे पास, कोई साधन ही नहीं हुआ करते थे। जैसे कि अगर किसानों की फसलें, अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी, ऐसी ऐसी कंडीशन थी। मतलब पूरे वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो भी खराब हो जाएगी, नहीं हुई तो भी खराब हो जाएगी। और इस चीज़ से चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो चाहे ज़मींदार हो, किसी को भी कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। फ्लड कंट्रोल हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, डिसैलिनेशन हो गया, ठीक है। ये सब कुछ इंक्रीज, मतलब कि एक तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था ना, वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा था। उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, चाहे वो ज़मींदार हो चाहे वो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, ठीक है। उनमें से कोई भी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही थी। इसको टोटली इग्नोर किया जा रहा था एग्रीकल्चरल सेक्टर को। बट लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज़मींदार को वो फिक्स्ड सम ऑफ लगान चाहिए ही चाहिए था फार्मर्स से, ठीक है। फिर है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। गल्फ का मतलब होता है खाई। क्या था कि खाई बनती जा रही थी किसके बीच में, एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही थी जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे और जो टिलर्स थे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बनता जा रहा था, एक खाई बनती जा रही थी जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, मतलब आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, ठीक है। इसमें क्या था, देखो इसके अंदर क्या था, गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल के अंदर, कि देखो जिस जो ओनर है, ठीक है, उसका तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि वो अपनी ज़मीन को या अपने किसको, अपने एग्रीकल्चर को कुछ बेटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करे या कोई इंटरेस्ट ले, ठीक है। और जो टिलर्स हुआ करते थे, जो वहाँ पे काम करने वाले किसान हुआ करते थे या वर्कर्स हुआ करते थे, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं बिल्कुल भी कि वो किसी तरीके से इस पे इन्वेस्ट कर सकें और इसको डेवलप कर सकें, या डेवलप नहीं तो एक बेटर कंडीशन के अंदर ला सकें। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बैकवर्डनेस आ रही थी और स्टेग्नेशन आ रहा था, ठीक है। फिर आपका आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, ठीक है। स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब क्या है, स्मॉल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब है कि एक छोटा सा स्कैटर्ड पीस किसका, लैंड का, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो लैंड होल्डिंग्स थी वो दोनों वो कैसी थी, छोटी भी थी और फ्रेगमेंटेड भी थी, मतलब काफ़ी स्कैटर्ड पीस के अंदर थी, ठीक है। और जो ज़्यादातर लैंड होल्डिंग्स थी वो अनइकोनॉमिक थी, जिसकी मतलब जिसमें क्या था, जिसकी वजह से हाई कॉस्ट पे लो आउटपुट आता था हमारा, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पोर्शंस डिवीजन में थे, ठीक है। और जो ज़्यादातर लैंड्स थी वो अनइकोनॉमिक थी, जिसके अंदर लो आउटपुट आ रहा था हमारा हाई कॉस्ट के बाद भी, ठीक है। फिर आता है आपका सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक के अंदर क्या था, सॉरी मैं ये स्लाइड चेंज करना भूल गई थी, सो सॉरी। सब्सिस्टेंस आउटलुक के अंदर क्या था कि जो फार्मिंग थी, ठीक है, वो एक तरीके से गांव वाले लोगों के लिए क्या था, एक ज़रिया था जिससे वो अपनी जीविका चला सकते थे, ठीक है। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी ऐसी थी जिसके अंदर वो अपनी बेसिक नीड्स फैमिली की फुलफ़िल किया करते थे। उनको ये मतलब नहीं था कि उनको सेल करना है या कुछ, ठीक है। वो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्टी मार्केट के अंदर सेल किया करते थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कभी इसको बिजनेस पर्पस से या सेल करने के पर्पस से देखा ही नहीं था, जिसकी वजह से एक तो पॉवर्टी भी आती जा रही थी और पॉवर्टी आगे बढ़ती जा रही थी, पॉवर्टी डोमिनेट करती जा रही थी और बैकवर्डनेस बढ़ती ही जा रही थी, प्रिवेल होती जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की। जैसे कि मैंने ये स्लाइड चेंज नहीं की थी तो मैं एक और बार फिर भी आपको बता देती हूँ। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ना ब्रिटिशर्स ने ना ही हमारे ज़मींदार्स ने, दोनों में से किसी ने भी उसको प्रमोट करने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, बल्कि टोटली इग्नोर कर रहे थे उसको, ठीक है। और फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल, ये सब कुछ की वजह से क्या होता जा रहा था, प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं रही थी। और वो
जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था ये पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, मतलब अगर आप देखिए कि हमारे पास इतने भी मीन्स नहीं थे, इतने भी साधन नहीं थे प्रोडक्शन के कि अगर हमें पानी की फसलों को पानी की ज़रूरत है तो हम पानी का इस्तेमाल कर सकें। पानी का इस्तेमाल कहाँ से करें, पानी ही नहीं अवेलेबल हुआ करता था, हमें बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। दूसरा पॉइंट है हमारा गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, मतलब ओनर्स के ऑफ द सॉइल के बीच में और टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में एक ऐसी खाई बन गई थी, एक इतनी बड़ी खाई बन गई थी जिसको कि कंप्लीट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि जो ओनर्स थे वो मतलब कि लगान लेने के बाद कोई पैसा लगाना नहीं चाहते थे ज़मीनों के ऊपर या एग्रीकल्चरल सेक्टर की बेटरमेंट के लिए। ठीक है, वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो जो लगान है वो किसी ना किसी तरीके से मैक्सिमाइज होता रहे, बढ़ता रहे बस। और जो टेलर्स थे सॉइल के, मतलब कि वहाँ पे काम करने वाले किसान हो गए या वर्कर्स हो गए, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे लगा दें या अपने एग्रीकल्चर पे लगा दें और उसको बेटर कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, स्टेगनेशन और बैकवर्डनेस देखने को मिल रही थी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। फिर है स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्शंस डिवीजन में थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, और ज़्यादातर लैंड होल्डिंग्स कैसी थी, अनइकनॉमिक थी, जिसकी वजह से हमें लो आउटपुट देखने के लिए मिल रहा था हाई कॉस्ट पे। फिर है सब्सिस्टेंस आउटलुक, फार्मर्स क्या किया करते थे या लोगों का पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि फार्मिंग वो कर रहे हैं अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए और इतना अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। और बाई चांस अगर छोटा मोटा पोर्शन बच गया तो उसको क्या कर देंगे, वो सेल कर देंगे। बट अदरवाइज़ उनके माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो उसको बिज़नेस पर्पज़ से लें या कमर्शियल आउटलुक से लें, जिसकी वजह से पॉवर्टी तो डोमिनेट उनको कर ही रही थी, ऊपर से बैकवर्डनेस भी फैलती जा रही थी, प्रिवेल होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो यही मैंने इस स्लाइड के अंदर बताया है। ओके, तो यहाँ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसके अंदर हम ये चैप्टर ओवरऑल फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।